पूर्णिमा क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। देखो उसके ऊपर ये तो आपको पता ही है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो ये सब ना हमारे क्या है, पारंपरिक त्योहार हैं, ठीक है। बहुत पहले से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं, कोई आज के त्योहार नहीं है, हम लोगों की संस्कृति में ही है, कल्चर में ही था। गुरु को गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु को ना एक भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है। तो वो आज हम लोग क्या करते हैं, अपने टीचर्स के लिए मनाते हैं। बट ऐसा है कि अगर आपको कोई भी कुछ भी चीज सिखाता है, ठीक है, कुछ भी सिखाया हो किसी ने जिंदगी में, तो वो आपका ना एक गुरु बनता है। जब भी कोई भी इंसान कुछ सिखाता है तो वो क्या हो जाता है, आपका गुरु हो जाता है। भले वो छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, ये जरूरी नहीं है हमारे जीवन में कि हमें मतलब सिर्फ हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल के मेंबर्स ही हमारे गुरु हैं। हमें हमारे जीवन में जिसने कुछ भी सिखाया है ना, वो हमारे लिए क्या है, गुरु है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके गुरु कौन बन जाते हैं, माता पिता। पता है ना आपको, सबसे पहले हम लोग उन्हीं की वजह से तो सब कुछ सीखना शुरू करते हैं। यस सर। श्री राम जीजू ने बोला भी है, श्रीमद रामचंद्र राजचंद्र स्टार्टेड, हाँ ये सही, ठीक है। ठीक है, और बताते हैं हम आपको क्यों क्यों ये मनाते हैं, जरा उसके बारे में देख लो। तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें दी गई हैं, ये क्या है, आपका ट्रेडिशन है, ठीक है, पारंपरिक रहा है ये जो त्योहार है आपका। कोई आजकल का मॉडर्न त्योहार नहीं है कि आजकल आया हो, ये ट्रेडिशन त्योहार रखा गया है, ठीक है, बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद डेडिकेटेड टू ऑल स्पिरिचुअल एकेडमिक गुरुज, ठीक है। इस समय वैसे तो ये किसको डेडिकेटेड होता है, सभी स्पिरिचुअल जो एकेडमिक होते हैं, एकेडमिक मतलब जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो वो सब क्या है, एकेडमिक है। उनके लिए क्या है, ये डेडिकेटेड है। हु आर इवॉल्व द इनलाइटनेंट ह्यूमंस रेडी टू शेयर देयर विजडम विद नो मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन द कर्म योगा। ओके, वो लोग जो अपना ज्ञान बांट रहे हैं, ह्यूमंस को बांट रहे हैं, ठीक है, रेडी हैं किसके लिए, एक स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान देने के लिए रेडी है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, किसी भी वापस में कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं, बस अपना ज्ञान देना चाहते हैं और आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए क्या है, ये डेडिकेटेड है। एक कर्म योग है ये। सर आप बोलो क्या सर हुआ। हम लोग जो इंटरनेट पे भी आते हैं उनको भी बोल सकते हैं ना। हाँ बेटा, तो ये ना एक सर हम तरह लोग जो इंटरनेट पे ज्ञान उन लोग बांटते हैं उनको भी बोल सकते हैं ना। हाँ बेटा, यूट्यूब आप बोल पे सकते हो, आपने उनसे कुछ सीखा है, बिल्कुल। आप उनसे कुछ सीख रहे हो, कुछ भी छोटी छोटी चीजें आप जिससे भी सीखते हो, अपने दोस्त से सीखते हो, ठीक है। आपके दोस्त ने आपको कुछ सिखाया, कुछ ऐसा सिखाया जो आपकी लाइफ में काम आ रहा है, अच्छी चीजों के लिए आप उसका यूज कर रहे हो, सीखा हुआ, तो आपके लिए वो भी क्या है, एक गुरु के समान है, ठीक है। तो आपने जिंदगी में जिससे भी कुछ भी सीखा है ना, वो सब क्या है, आपके एक गुरु के समान है। ये बात अलग है कि आप उनको गुरु के समान मानते हो या दोस्त के समान, परंतु हमारा जो संस्कृति कहती है, वो हमारी यही कहती है कि हमें कुछ भी अच्छी चीज सिखाने वाला व्यक्ति वो हमारा गुरु बनता है, ठीक है। कुछ भी सिखाया हो उसने जो आपके जीवन में काम आ रहा है, वो क्या है, आपके लिए गुरु है। इट इज सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल, ये एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। कहाँ कहाँ मनाते हैं, इंडिया में, नेपाल, भूटान, बाय द हिंदूज, जैन, बुद्धिस्ट, ठीक है। तो हिंदू के द्वारा, जैन के द्वारा और बुद्ध लोगों के द्वारा ये मनाया जाता है। जो सनातन धर्म के लोग होते हैं ना, वो जैन होते हैं, उनके द्वारा भी मनाया जाता है, और जो बुद्ध धर्म के लोग होते हैं उनके द्वारा भी ये मनाया जाता है। हम लोग हिंदू हैं, हमारे द्वारा तो मनाया ही जाता है, आपको पता चला होगा। नेपाल हमारा पड़ोसी देश, हाँ पड़ोसी देश हमारा, और उससे भी पड़ोसी देश भूटान, जिसकी राजधानी क्या है, कैपिटल है हमारी थिम्पू। तो इन देशों में क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और किसके द्वारा, जैन और बुद्धिस्ट के द्वारा मनाया जाता है। और उसके आगे अगर मैं आपको जानकारी देता हूँ गुरु पूर्णिमा की, तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि ट्रेडिशनली ऑब्जर्व बाय द हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन रिवर देयर चूजन स्पिरिचुअल टीचर्स, लीडर्स एंड एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड, ठीक है। जो भी आपके लीडर हैं, जो आपको कुछ सिखाते हैं, टीचर्स जो हैं जो आपको सिखाते हैं, ये उनके लिए क्या है, एक्सप्रेस करता है उनके लिए
बनाया जाता है, उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए मनाते हैं इसको। ओके, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा ये बात समझो, फुल मून डे क्यों बोला गया है। बेटा आज के दिन ना पूर्णिमा, मतलब जिस दिन पूर्णिमा होती है ना, पूर्णिमा समझते हो, पूर्णिमा जिस दिन होती है उस दिन क्या होता है, पूरा का पूरा चांद निकलता है। पूर्णिमा, ठीक है, चांद जो होता है फुल पूरा मून होता है। मून निकलता है। हाँ, तो पूरा चांद निकलता है उसी दिन को हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, पूर्णिमा उसको बोला जाएगा तो जिसमें फुल मून निकलता है। तो गुड मॉर्निंग ये सर। ना उसी दिन मनाया जाता है जब पूर्णिमा होती है। और आपको कुछ एक अच्छी चीज बताता हूँ, इसी दिन से ना, पूर्णिमा के ही दिन से जुलाई की जो पूर्णिमा आती है, वैसे तो पूर्णिमा हर महीने में होती है, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं कि जुलाई की जो पूर्णिमा होती है जब स्टार्ट होती है, फुल मून जब आता है, तब से बरसात का मौसम भी शुरू हो जाता है हमारे यहाँ। ओके, बरसात का मौसम भी शुरू हो जाता है और ये 4 महीने तक ऐसा मौसम होता है कि ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंडी होती है। मतलब अगर हम लोग बात करें कल्चरल की, तो ये कल्चर में हमारे ये माना गया है कि जो ये 4 महीने आने वाले ना, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, और नवंबर तक, तो यहाँ तक ना ज्यादा ठंडी भी नहीं होगी, ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी। एटमॉस्फेयर जो है ना आपके बॉडी के अनुकूल रहेगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। ये 4 महीने ना पढ़ाई के लिए काफी उत्तम और मतलब अधिक इंपॉर्टेंस माने गए हैं। ठीक है, तो ये बातें समझ लो कि गुरु पूर्णिमा आज ही से स्टार्ट हो जाती है, आपकी पढ़ाई भी आज ही से अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ना ज्यादा गर्मी झेलनी है ना ज्यादा ठंडी झेलनी है, आराम से मौसम भी आपके अनुकूल बना रहेगा। उसके बाद जरा आपको और बताते हैं, इन द हिंदू मंथ, आषाढ़ आपने पढ़ा होगा, आषाढ़ हिंदू मंथ में होता है, वो पढ़ते नहीं, जेठ, आषाढ़, और कौन कौन से होते हैं मुझे हिंदी में मंथ नहीं मंथ याद है। नेम चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, वेरी फाल्गुन, गुड। ऐसे ही है ना सर? क्या नाम है बेटा आपका? आप जरा नाम अपना बता दो। सनिया। नेहा, नेहा को देखो पूरे हिंदू मंथ याद है। ठीक है, मुझे नहीं याद है, मैं क्लियर बता देता हूँ, मुझे इसके बारे में, हिंदू मंथ के बारे में नहीं याद है। जनवरी फरवरी के अलावा मुझे हिंदू मंथ के बारे में नहीं याद है, बट मैंने मम्मी पापा से सुना है, आषाढ़, कार्तिक, पूस, माघ, फागुन, जैसा अभी बताया है, नेहा ने बताया। तो ये हिंदू मंथ होते हैं, तो हमारा जो जुलाई का महीना होता है उसको आषाढ़ का महीना बोलते हैं। ठीक है, और इस बार जो ईयर है वो 13 डेट से लेकर 13 तक, मतलब हमारा जो हिंदू मंथ चल रहा है वो 13 to 13 का चल रहा है। 13 जुलाई से लेकर, जैसे यूं मान के चले 13 जून से लेकर 13 जुलाई तक का जो महीना रहेगा वो आषाढ़ का रहेगा। तो इस तरह से हमारा हिंदू मंथ चल रहा है इस साल में। हाँ, उसके बाद देखते हैं, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये आषाढ़ महीना आता है। ठीक है, हिंदू कैलेंडर हमारा अलग होता है और वो जो इंग्लिश कैलेंडर होता है जनवरी फरवरी वाला, वो अलग होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर और चीजें हम आपको बता दें, द फेस्टिवल वॉज रिवाइव्ड महात्मा गांधी टू पे ट्रिब्यूट टू हिज स्पिरिचुअल गुरु श्रीमद रामचंद्र। ओके, महात्मा गांधी ने श्रीमद रामचंद्र को सम्मान दिया था अपना गुरु गुरु मानते हुए। इट इज ऑल्सो नोन एज द व्यास पूर्णिमा। आपको बता दें, हमारे यहाँ कितने वेद लिखे गए हैं बेटा? कितने वेद हैं हमारे यहाँ संस्कृत में, जिसमें संसार का ज्ञान समाया हुआ है? उन 4 वेदों में आप बता सकते हो कौन कौन से ज्ञान वेद हैं? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो साफ साफ आपको बता दिया गया है, इट इज नोन एज द व्यास पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा क्यों बोली जाती है? आपने वेद व्यास का नाम सुना होगा। वेद व्यास का जन्म भी इसी दिन मनाया होता है। यहाँ देखो लिखा है, मार्क द बर्थडे ऑफ वेद व्यास। तो वेद व्यास का बर्थडे भी हुआ था इसी दिन। ठीक है, उन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की थी, और जो 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 कि पूरे संस्कृत के क्या ज्ञाता माने जाते थे। 4 वेद लिखना कोई मामूली बात नहीं थी, पूरे संसार का ज्ञान उसमें समाया हुआ है। तो ये उनके लिए भी मनाया जाता है, वेद व्यास के लिए, जो हमारे संस्कृति में पहले आ चुके हैं। ओके, तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं, जरा सा हम आपको आगे बता देते हैं और क्या क्या चीजें हैं। और अगर इनके बारे में और ज्यादा जाने हो तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ चीजें दी हैं आपको, मतलब ली हैं यहाँ से। तो ये सब चीजें ना बता देते हैं, जैसे कि गुरु पूर्णिमा जो है स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, और यहाँ पर इवेंट ऑनर द गुरु है, आपके गुरु के लिए मनाया जाता है। उसके बाद इसको हम लोग गुरु पूजा भी बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा को।
फिर उसके बाद गुरु प्रिंसिपल इज सेड टू बी 1000 टाइम्स मोर एक्टिव ऑन द डे ऑफ द गुरु पूर्णिमा। जो भी गुरु आपको उपदेश देता है गुरु पूर्णिमा के दिन, आपके गुरु, आपके टीचर जो भी उपदेश देते हैं, वो उपदेश जो होता है वो 1000 टाइम मोर, ठीक है, 1000 टाइम मोर काम का है, मतलब यूजफुल है आज के दिन लिया हुआ उपदेश आपके गुरु से। आज जो भी ज्ञान लोगे ना आप अपने गुरु से, वो क्या होगा, 1000 टाइम्स मोर एक्टिव है बाकी सभी ज्ञान से। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद एक और आगे बता देते हैं कि जैसे यहाँ पे और गुरु का मतलब क्या होता है, जरा ये भी समझ लो। गुरु आपका दो वर्ड से मिलकर बना है ना, एक तो गु और दूसरा रू। गुरु आपका दो वर्ड से मिला है, गु और रू से मिलकर। तो गु का मतलब क्या होता है, जो गु का मतलब होता है संस्कृत की लैंग्वेज में अगर बात करें कि गु का मतलब क्या होता है, गु मीन्स डार्कनेस, अंधेरा, इग्नोरेंस। हाँ, ये वर्ड समझते हो ना इनकी मीनिंग, इग्नोरेंस। रू का मतलब ये होता है डिनोट्स द रिमूवर द डार्कनेस, वो इंसान जो इस डार्कनेस को हटा दे। हाँ, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है हटा देना। तो अंधकार को हटा देने वाला जो इंसान है वो क्या है, गुरु है। तो गुरु का मतलब होता है जो अंधकार को आपके जीवन से हटा देता है, उसको आप बोलते हो गुरु हमारे। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई होगी गुरु की मीनिंग क्या होती है। देयरफॉर गुरु इज one who removes the darkness of our ignorance. Gurus are believed by the many to be the most necessary part of life. On this day, disciples offer puja और पे रिस्पेक्ट टू देयर गुरु। ठीक है, तो इस दिन क्या करना चाहिए, हमें हमारे गुरु का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक चीज और बोली गई, उनको पे करना चाहिए। क्या पे करना चाहिए आपको, एक वर्ड यहाँ पर आया था, कहाँ गया, एक मिनट रुकना। हाँ, ऑफर द वर्शिप, उनकी पूजा करनी चाहिए, और उसके बाद रिस्पेक्ट पे करना चाहिए, आपको उन्हें आदर देना चाहिए, जो कि सबसे बड़ी चीज है एक टीचर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आगे आपको समझा दें अगर, तो हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस, दिस फेस्टिवल हैज great importance for the Indian academic and scholars. Indian academic celebrate this day by the thanking their teachers. ठीक है, तो इंडियन academic कैसे सेलिब्रेट करती हैं इसको, थैंकिंग देयर टीचर्स, अपने टीचर्स को थैंक बोलकर, रिमेम्बरिंग पास्ट टीचर्स एंड स्कॉलर्स, तो आपके पुराने टीचर जो रहे हैं उनको याद करके आप उनको क्या करते हो, रिस्पेक्ट पे करते हो। ओके, तो इतनी चीजें समझ में आई होंगी, आई होप। ठीक है, तो और अगर मैं आपको इसके बारे में, एक मिनट देना, हाँ, थोड़ी सी बस कहानी और बची है जो आपको समझा देते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने लेक्चर पर कि हमें आज पढ़ना क्या है ना। देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ बताया गया साफ साफ कि दिस वाज द कृष्णा देव व्यापासन व्यास ऑथर ऑफ महाभारत। महाभारत को किसने लिखी थी, व्यास जी ने लिखी थी। वाज बॉर्न एट द प्राशरा, कहाँ पे बॉर्न हुए थे, प्राशरा में। एंड फिशरमैन्स डॉटर सत्यावती, फिशरमैन डॉटर मतलब एक मछली वाले की बेटी, जो फिशरमैन था उसकी बेटी सत्यावती बॉर्न हुए थे। ठीक है, इस दिन में। Thus this day is also celebrated as व्यास पूर्णिमा, इसको हम लोग गुरु पूर्णिमा के अदर नेम में व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। ओके, तो व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा दोनों ही चीजें समझ में आई होंगी। वेद व्यास ह्यूमन service to the cause of Vedic studies by the gathering of the Vedic hymns extant during his times, dividing them into 4 parts based on the use in the rites। मैंने अभी आपको बताया था जो व्यास जी थे उन्होंने चार वेद लिखे थे, है ना। तो उन्होंने जो अपना ज्ञान था ना वो 4 वेदों के थ्रू दिया था। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है them into 4 parts based, तो 4 पार्ट्स में उन्होंने अपने ज्ञान को बांटा था।
और वो ज्ञान आपको दिया गया है वेदों के द्वारा। तो ये व्यास जी के लिए भी ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि वेद व्यास के लिए हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। और महात्मा गांधी जी ने किसके लिए भी सेलिब्रेट किया था? रामचंद्र जी के लिए सेलिब्रेट किया था। और यस हम सर। लोग जो है अपने कल्चर के अकॉर्डिंग में वेद व्यास जी के लिए करते हैं। और एक और नाम आया था अभी हमारे पास, पराशरा, पराशरा एंड द फिशरमैन्स डॉटर सत्यावती। इनके बॉर्न के टाइम के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये कुछ नाम है स्टूडेंट्स जो आज के लिए आपको नॉलेज में रखने चाहिए, क्योंकि आज आप सेलिब्रेट करोगे ना गुरु पूर्णिमा, तो मे भी कोई भी आपसे पूछ सकता है कि गुरु पूर्णिमा आखिर मना क्यों रहे हो? खाली टीचर को रिस्पेक्ट पे करना है, बस इतना जानते हो? तो नहीं, आप लोग इतनी सारी जानकारी ले चुके हो, तो आई होप आपको कुछ ना कुछ चीजें तो समझ में आ गई होंगी ना। उसके बाद आगे भी कुछ चीजें दी गई हुई हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, वैदिक ह्यूमंस एक्सटेंड ड्यूरिंग हिज टाइम्स डिवाइडिंग इनटू द 4 पार्ट्स। और आगे, इसके आगे मुझे कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आगे आप लोग इसको रीड कर लेना। और यहाँ पर आपको मैं ये चीज दिखा दूं अगर, कि यहाँ पे जो 4 वेद आपके लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद जो हैं व्यास जी के द्वारा लिखे गए थे। और जो हमारा क्या कहते हैं, हिस्ट्रीज एंड पूर्णास आर सेड टू बी द 5th वेद। ठीक है। तो जो कहानियां हैं, हिस्ट्रीज हैं और पूर्ण है, हमारे पूर्णाज हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? 5th वेद बोलते हैं। वैसे इस 5th वेद का ज्यादा क्रेज नहीं है, आपको सिर्फ 4 ही वेद याद रखने चाहिए, कौन कौन से हमारे पास रहते हैं। ओके। तो एज अ टीचर मैं आपको आज एक मतलब देता हूँ, ये समझ लो कि सलाह समझ लो या मेरा एडवाइस समझ लो, या जो भी आपको अच्छा लगे, मेरी तरफ से मैं आपके लिए यही कहूंगा कि आपकी एज ना बहुत हार्डफुल है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी जो एज इस समय चल रही है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, जो कि आपको क्या करेगी, अपने रास्ते से ना हटाने की कोशिश करेगी। आपका मन ना इधर उधर भागता है इस एज में। तो मेरा आपसे यही एडवाइस रहेगी, आप अपने फ्यूचर पर और आप अपने गोल पर फोकस करो। बहुत से स्टूडेंट, आप लोग डिफेंस में जाना चाहते हो, आप अपने आसपास के लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो, पूरा डेडिकेशन आपका अपनी तरक्की के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। आपके जो प्रमोशन होता है उसके ऊपर होना चाहिए, बाकी सब चीजों को छोड़कर। ठीक है। और दूसरी बात ये भी याद रखो कि हमारी फैमिली, हमारे रिलेशनशिप वाले क्या चाहते हैं, उससे ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए हमें। आप खुद क्या चाहते हो, इससे मतलब रखो। आपको जो पसंद आ रहा है ना, वो चीज करो, बट अपनी तरक्की के लिए करो, किसी खराब चीज के लिए मत करो। ठीक है। देखो होता क्या है, हमारा दिल जानता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। जब भी आप कुछ गलत करते हो ना, तो वो क्या होता है कि आपको दिल से आवाज आती है कि नहीं ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी आप कर डालते हो, है ना। वो अगर जैसे चोरी किया आपने, तो क्या है कि आपका दिल बहुत अच्छे से जानता है कि ये मैं चुरा रहा हूँ, ये चोरी है, इसको नहीं करना चाहिए, बट फिर भी उसके बावजूद भी जो लालच होता है ना, वो इतना ज्यादा आपके ऊपर हैवी रहता है कि आप चोरी कर ही लेते हो, फिर कहते हो चलिए चाहे जो हो। तो ऐसी चीजें जिसको आप जानते हो कि नहीं ये गलत है, तो उसको बिल्कुल मत करो, चाहे वो कितना भी प्रॉफिट का क्यों ना हो। आप अपनी लाइफ में याद रखो, आपको अच्छी चीजें करनी है और करके ही रहनी है। इसके लिए आपको कोई भी डीमोटिवेट नहीं कर सकता है, आपको ऑलवेज ऑल टाइम मोटिवेट रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हैंड रेज किया है विशाल राय ने। बताओ विशाल राय क्या हुआ? विशाल राय कुछ बोलना है बेटा? चलो अच्छा। तो मेरा आपसे यही सजेशन था, जो भी मैंने बोला आप उसको फॉलो करो, और सिर्फ अपने गोल के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ो, और बहुत ज्यादा कामयाब हो। इतना ज्यादा कामयाब हो आगे चल के कि आप मुझे भी भूल जाओ। ठीक है, आपको पता भी ना चले कि आपका टीचर कौन था, आप उस लेवल तक पहुंच जाओ। ओके। चलो, फिर आगे चलेंगे। अब हम लोग देखते हैं हमें और क्या क्या आगे, अब हम लोग चलते हैं अपने स्टडी पर कि हमें स्टडी क्या करनी है। ओके स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं हमारे साथ स्टडी में आज क्या क्या चीजें हैं। तो हमारा जो साइंस का चैप्टर चल रहा था, हम लोग उसके ऊपर चलेंगे अब। आई होप आपने इन सब चीजों को किया होगा जो भी मैंने पढ़ाई थी।
युगांक ने सेलिब्रेशन दिया है, थैंक यू डियर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्ट हो और जो नहीं भी कनेक्ट हैं उनको भी वेरी वेरी थैंक यू। ओके, एंड मैं भी अपने टीचर्स को आप ही के सामने बोल देता हूँ, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टीचर्स, ऑल माय टीचर्स। और आपके लिए भी थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे हम लोग साइंस के बारे में। साइंस में हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीख ली थी उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम लोग बात करें, याद करें, मुझे लगता है इस बीच का एक लेक्चर हमारा मिस हुआ था, है ना, ईद की वजह से। उस दिन मेरा लेक्चर था बट साइंस का लेक्चर नहीं हो पाया था, ईद की वजह से छुट्टी पड़ गई थी। तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करें वर्क एंड एनर्जी क्या होती है, तो आपको याद आया होगा जो वर्क होता था वो होता था F/S। ओके डियर, ओके, सभी लोगों ने मुझे हैप्पी गुरु पूर्णिमा बोला है। मैं आपको बोल दूं, तहे दिल से बोल दूं कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू बेटा। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसी तरह पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, यही मेरी शुभकामना रहेगी आपके लिए। और अब मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अब जरा सा हम लोग स्टडी पर फोकस कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर आए हो यहाँ पर आधे घंटे के लिए। और मुश्किल से 15 मिनट हमारे पास बचा है, तो हम उसको बिना वेस्ट किए आज पढ़ लेते हैं आगे हमें और क्या क्या करना है। ओके, चलो देखते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि चैप्टर के अंदर क्या क्या आप लोग पढ़ चुके हो और आज क्या पढ़ना है, ठीक है। चलो देखते हैं। वर्क हमने पढ़ा दिया था आपको, वर्क की डिफिनीशन भी मैंने आपको समझा दी थी, ये आपको वर्क पढ़ना है। ओके, फिर उसके बाद वर्क जो फॉर्मूला होता था W=F×S, उसको भी मैंने बता दिया था कि वो क्या होता है। ओके ओके विशाल थैंक यू, सुनील थैंक यू एवरीवन। प्लीज आप लोग अब ना काम के सिर्फ मैसेज करना, अब पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर वर्क की बात कर ली थी हम लोगों ने, मैंने ये बताया था इनमें से कौन कौन वर्क कर रहा है। अगर फोर्स के साथ में डिस्प्लेसमेंट आता है तो वर्क आप करोगे, नहीं आता है तो नहीं करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी समझाई थी, वर्क करते समय अगर फोर्स की डायरेक्शन एंगल के अकॉर्डिंग है ना, फोर्स जो है वो एंगल के अकॉर्डिंग लग रहा है, तो एंगल जो होगा वो थीटा होगा। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कॉस की हेल्प ली थी। ओके, वैसे तो आपको पता नहीं होगा कि कॉस क्यों लिया गया था, पर मैं आपको बता दूं, कॉस जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस से रिलेशन रखता है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर बेस की वैल्यू थी, हाइपोटेनियस की वैल्यू थी, बट हाइट नहीं था, इसलिए हमने हाइट नहीं लिया, बेस और हाइपोटेनियस लिया है। और वो जो है कॉस में रिलेशन रखा जाता है, इसीलिए हमने कॉस को लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एंगल नोटिफाई करने के लिए किसका यूज किया गया है, कॉस थीटा का यूज किया गया है। और कैसे नोटिफाई करना है, तो वर्क का फॉर्मूला आप लोग पढ़कर आ चुके हो, W होता था F और S। तो F/S के साथ में एक और कंटेंट आ गया है आपके पास में, वो होता है कॉस थीटा। ओके, जहां पर थीटा क्या करता है, एंगल को डिनोट करता है, आपने कितने एंगल पर फोर्स अप्लाई किया है। ओके स्टूडेंट्स, राइट, कितने एंगल पर फोर्स अप्लाई किया है, इस चीज को ये थीटा डिनोट करता है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है वो वर्क कैसे करेगा। तो आपको यहाँ पे बता दें, वैसे तो आपने कॉस के बारे में नहीं पढ़ा होगा, कितने स्टूडेंट जानते हो ये साइन कॉस क्या होते हैं, जरा मुझे बताओ। पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग साइन कॉस थीटा जानते हो क्या, साइन कॉस टैन कॉसेक कॉस कॉट सेक, ये सब जानते हो क्या, बताओ मुझे। नो सर। नहीं जानते हो, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ इतना बता देता हूँ, ये जितने भी क्वांटिटी के नाम मैंने लिए हैं ना, ये सब एंगल को नोटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जब भी कोई एंगल आएगा तो उसके साथ में या तो साइन लगा हुआ मिलेगा, साइन थीटा हो जाएगा, थीटा तो एंगल है ना, थीटा के साथ में साइन लग गया और कॉस लग गया,
tan लग गया, cos थीटा हो गया, tan थीटा हो गया। इसके बारे में आप ज्यादा हेडक मत लो, सिर्फ और सिर्फ cos को याद रखो कि वर्क के फॉर्मूले में cos यूज करना है और थीटा के साथ यूज करना है। बता दिया जाए अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, मतलब आप बिल्कुल सीधा स्ट्रेट एंगल लगा रहे हो, कोई भी एंगल नहीं बना हुआ है, 0 डिग्री एंगल है, तो उस जगह पे जो cos थीटा होता है, cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू तो है 0, तो आप लिख सकते हो cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो होती है 1। ओके, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब जरा फॉर्मूले में रख चलते हैं। यहाँ देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो cos थीटा की जगह पर यहाँ देखो एफ एस तो लिखा हुआ है ना, W इज इक्वल टू एफ एस लिखा है, cos थीटा, थीटा की जगह पे हमने कितना यूज किया है? 1, क्योंकि थीटा 0 डिग्री था। और अभी अभी बताया cos थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करने बैठोगे, cos 0 डिग्री निकालोगे तो उसका आंसर आएगा 1। तो एफ एस इंटू 1 मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो वर्क होगा ना वो F इंटू एस का इक्वल होगा 0 डिग्री पर। याद रहे 0 डिग्री पर वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का इक्वल होता है। अगर हम लोग 90 डिग्री पर लगाएं, 90 डिग्री पर बात करें, ठीक है, फोर्स को क्या करना है? 90 डिग्री पर अप्लाई करना है। ओके, अब जैसे कि 90 डिग्री कैसे हो जाएगा बेटा? देखो जैसे ये ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है, ये ट्रक खड़ा हुआ है, अगर आप 0 डिग्री बनाना चाहते हो तो यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है जो कि क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा पीछे से। यहाँ से अगर ये ऐसे फोर्स लगाता है, मतलब क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, दोनों पैरेलल है, तो यहाँ कितना 0 डिग्री आपका एंगल बनेगा इसके ट्रक के ऊपर। अगर आप इसके ऊपर की तरफ लगाते हो, जैसे ट्रक ये खड़ा है और आप इसका ऊपर की तरफ खींचते हो, यहाँ खड़े होकर आप सोचो कि अपने हाथों से ऊपर की तरफ पुश कर रहे हो कि ऊपर को चला जाए ये चीज, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये ऊपर जा सकती है इतनी ताकत के साथ में? नो नो सर। नहीं ना, आप ट्रक को No, ऊपर sir. की तरफ उठाओगे तो ऊपर कैसे जाएगा? आप सीधा लगाओ, सीधा फोर्स लगाओ तो आप व्हील के थ्रू वो आगे खसक सकता है, मे भी आगे खसक सकता है, वैसे तो इतना भारी होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं ऊपर को उठाऊं, तो ऊपर को जाने के लिए कोई भी चीज नहीं है, तो आप क्या, वहां पे फोर्स जो होगा वो 0 आपका आएगा। तो और अगर ऐसे समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे समझा देते हैं, थीटा इज इक्वल टू आपको 90 डिग्री लेना है। और हमारी मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर cos 90 आप सॉल्व करोगे, cos 90 जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। कितना आएगा? 0। तो यहाँ पर एफ एस के साथ में 0 रख दो जरा, ठीक है। सोचो अगर मैंने यहाँ 0 रख दिया तो एफ एस का मल्टीप्लाई करो 0 से, तो टोटल क्वांटिटी हो गई 0, मतलब वर्क भी क्या हो गया? 0। तो हमारा आंसर आ जाता है 0। मतलब अगर 90 डिग्री पर काम करने जाओगे तो आपका जो वर्क होगा वो 0 होगा, काम नहीं होगा। ओके, इसी तरह से निगेटिव काम आने लगता है, ठीक है। जब 180 डिग्री पे काम करोगे तो निगेटिव काम आएगा। निगेटिव काम कैसे आएगा उसको चलो दिखाते हैं आपको। ये देखो आपको 3 चीजें यहाँ पे दी जा रही हैं, ठीक है। ये उसी पेज से रिलेटेड है, पहले वाले पेज से, कि व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द डायरेक्शन ऑफ द 0 डिग्री, जब 0 डिग्री में हो तो क्या होता था? वर्क जो होता था एफ एस का इक्वल होता था, है ना, पॉजिटिव होता था, तो हमने पॉजिटिव रख दिया यहाँ पर। ये डिफिनेशन लिखनी है डियर वहां पर, यहाँ वहां पर लिखना, जब थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ तो वर्क क्या हुआ? पॉइंट नंबर 1 हुआ। हाँ, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ था तो निगेटिव वर्क हुआ था ना, निगेटिव वर्क हुआ था ना। तो देखो ये सेकंड वाला पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के लिए है। और क्या लिखा है जरा ये भी पढ़ लो, व्हेन द फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है तभी 180 डिग्री बनेगा, और वर्क डन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। हाँ, वर्क बिल्कुल होगा ही नहीं, माइनस में वर्क चला जाएगा। 180 डिग्री कब बनता है? जैसे एक लाइन हो, हाँ, तो वहां पर आप कहोगे सर इसके ऊपर 180 डिग्री ऐसा एंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, तो sir. देखो यहाँ पे 2 डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन इधर की है, सपोज करो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, और ये आपकी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट की। अगर मैं ऐसे समझाऊं कि ट्रक आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, इंजन उसको आगे की तरफ ले जा रहा, और आप क्या कर रहे हो? उसको आगे से ही धक्का लगा रहे हो, तो ये तो मूर्खता हुई। आप खसका आप पीछे कर पाओगे क्या ट्रक को? ट्रक में ज्यादा ताकत होगी ना, यस सर। Yes, sir. है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव वर्क, जिसमें क्या होगा
कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आप फोर्स लगाना इस तरफ चाहते हो, बट ट्रक खसक इस तरफ रहा है, आपकी ही डायरेक्शन में खसकता चला आ रहा है, इतनी ताकत ही नहीं है कि हम पीछे ले जाएं। तो ये क्या है, निगेटिव वर्क एक टाइप का हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात समझ में आई होगी निगेटिव वर्क कब होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे व्हेन द अप्लाइड फोर्स डज नॉट कॉज द डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड ना करे। हाँ, और व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा हो, सपोज करो डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स आप लोग इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो, ट्रक आगे की तरफ खसक रहा है, तो क्या होगा, उस समय 90 डिग्री का काम करेगा, और उस समय जो ना काम करेगा वो हमारा जीरो होगा, मतलब कोई भी काम होगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट आपका होगा ही नहीं, क्योंकि आपने 90 डिग्री पर फोर्स लगाया। मैंने कहा था ट्रक को ऊपर की तरफ खींचो, ऊपर की तरफ धक्का दो, तो वहां पे कोई भी काम नहीं होगा, इसका मतलब वर्क फोर्स इज जीरो, वर्क इज जीरो, आप सीधा लिख सकते हो। बताओ क्लियर है यहाँ तक कि ये क्या दिया हुआ था, फोर्स इज जीरो। ये तीनों पॉइंट जो थे ये उसी से रिलेशन रखते थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये जो चीजें हमने पढ़ी थी यहाँ पर ये वाली। हाँ, तो ये ना वो उस सेकंड पेज पर जो 3 पॉइंट दिए ना, उनसे वहां से आपको डिफिनीशन मिल जाएगी। तो इन तीनों चीजों को आप लिख लेना, ठीक है। पहले लिखना 0 डिग्री, फिर ये फॉर्मूला लिख देना, और कंक्लूजन क्या निकल कर आया, अभी अभी आगे मैंने अगले पेज पर कंक्लूजन पढ़ाया ना आपको, बस वही कंक्लूजन आपको लिख देना है यहाँ पर। बताओ हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा ना? हाँ, तो नोटबुक में नोट करके रखना है आपको। अब बात करेंगे कि वर्क को मेजर किस में किया जाता है। जैसे आप मार्केट जाते हो, शॉप पर जाते हो, आपने शुगर खरीदी, तो आप बोलोगे अंकल अंकल 5 kg शुगर, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, अंकल अंकल 5 kg शुगर दे दो। बताओ, तो शुगर जो होती है वो किस में मेजर की गई है, केजी में मेजर की गई है। ऑयल लेने जाओगे तो किस में मेजर करोगे, केजी में, 5 kg ऑयल? नो सर, लीटर में। लीटर में मेजर करेंगे। हाँ, तो लीटर। आपको समझ में आ रहा होगा कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है ना। तो केजी, लीटर, मीटर, एंड अगर टेम्परेचर मेजर करना होता है तो हम लोग सेल्सियस, फॉरेनहाइट, डिग्री, इन सब का यूज करते हैं ना, ठीक और है ना। सेंटीमीटर, अगर किसी सेंटीमीटर। चीज को नापना अब है जरा, हाँ बिल्कुल सही, अब जरा अगर आपको समझ में आ गया हो तो बताओ वर्क को मेजर करने के लिए कौन सी क्वांटिटी आती है। वर्क किस में मेजर किया जाता है, किलो में मेजर किया जाता है क्या वर्क को, नो सर। या लीटर में हाँ, तो किस में किया जाएगा, किसी को पता है क्या? लीटर। नहीं डिस्प्लेसमेंट। बेटा, सेंटीमीटर भी नहीं, लीटर भी नहीं, आपको बता दिया जाए तो यहाँ पर आपको जूल में मेजर करना है। किस में मेजर करना है? जूल में। इसकी यूनिट जूल होती है, इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ये देखो यहाँ लिखा है, दिस इज कॉल्ड जूल। ओके, इसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। जूल से छोटा वाला होता है अर्ग, इसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको जरूर मिलेगा, बट वो मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास 1 मिनट से भी कम का टाइम बचा हुआ है। ओके, तो अगर स्टार्ट भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा हमें। तो मैंने इतना बता दिया कि वर्क की यूनिट होती है जूल, जूल में मेजर करते हैं, और जूल से जो छोटा वाला यूनिट होता है अर्ग। जैसे आपको पता है ना, केजी का छोटा वाला यूनिट कौन सा होता है, केजी से छोटा? ग्राम। ग्राम। उससे नीचे जाओगे तो पाउंड। मिलीग्राम। सेंटीग्राम आएगा बेटा, सेंटीग्राम सुना कभी नहीं होगा बट होता है सेंटीग्राम, ठीक है। और फिर उसके बाद मिलीग्राम, ठीक है। तो ये छोटी यूनिट होती जा रही। इसी तरह से जूल का भी काम यही करते हैं कि जूल का छोटा यूनिट होता है अर्ग। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको मजा आई होगी आज के सेशन में। सो आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करूंगा। बाय ऑल ऑफ यू।